कहते हैं बीजेपी में अमित शाह एक ऐसे शख्स हैं जो वो कहते हैं जरूर करते हैं और बीजेपी का कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसे उन्होंने अपने मुंह से बोला हो और उसे पूरा ना किया हो। ऐसे में तमिलनाडु के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी तमिलनाडु में डीएमके को हरा नहीं सकती? क्या डीएमके अजय है या पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता की पार्टी भी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है? बीजेपी जो तमिलनाडु के अपने इकलौते फायर ब्रांड नेता अन्नामलई को साइडलाइन कर दिया है, क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी ने तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही हार मान ली है? उस बीजेपी ने जो जीत के लिए दशकों तक रणनीति बनाती है, सालों जीत की जमीन तैयार करती है और तब जीत की माला पहनती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अमित शाह जब ये कहते हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके और मुख्यमंत्री स्टालिन को नहीं हरा सकती, तो एक बार को कोई भी समझ सकता है कि इस वक्त पार्टी प्रदेश में इस स्थिति में नहीं है कि वो जीत का दावा कर सके। लेकिन जब दूसरी लाइन में अमित शाह कहते हैं कि 2026 में तमिलनाडु की जनता स्टालिन को प्रदेश की कुर्सी से बेदखल करेगी, तब स्थिति बदल जाती है। जिस पार्टी ने तमिलनाडु की सत्ता का साझीदार बनने के लिए पार्टी ने प्रदेश में अपने सबसे बड़े नेता यानी अन्नामलई को साइडलाइन कर दिया, वो पार्टी हार कैसे मान सकती है? बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में चुनाव जीतने की जो महीने लेकर बीजेपी खींच रही थी, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि उसे समझा हो तो मदुरै के दौरे पर गए अमित शाह की तमिलनाडु की जनता से मांगी गई उस माफी से समझने की कोशिश कीजिए जो वो तमिल नहीं बोल पाने के लिए मांग रहे हैं। अमित शाह ने बीजेपी और अन्ना द्रमुक गठबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एआईएडीएम के नेता ई पलानीस्वामी के साथ केवल दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उनके चक्कर में बीजेपी के स्टार लीडर बन चुके प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई की भी बलि दी जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं उसे आज की तारीख में पत्थर की लकीर माना जाता है। अक्सर वो जो कहते हैं उसे सही साबित करके दिखाते भी हैं, विशेषकर अपने राजनीतिक अभियान में तो वो बिल्कुल खरे साबित होते दिख रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि 2026 में तमिलनाडु में भगवा लहराएगा। उनका कहना है कि यहां एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि पिछले चुनावों को आधार माने तो अभी ये दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन शाह इस तरह की भविष्यवाणियां यूं ही नहीं करते। इसलिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके दावे के पीछे आधार क्या है। वैसे बीजेपी की रणनीति, तमिलनाडु का बदलते राजनीतिक हालात और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभाव का परिणाम अमित शाह के दावे को हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए यह दावा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता है, बल्कि ये बीजेपी के लंबे समय की रणनीति, क्षेत्रीय गठबंधनों और तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं पर आधारित है। आइए जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री की बातें सही साबित होने की उम्मीद जगाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पिछले दशक से तमिलनाडु में दो ध्रुवीय राजनीति हो रही है। माफ कीजिएगा, ये जो दशक है 4 दशकों से है। एक छोर पर एआईडीएमके है तो दूसरे छोर पर डीएमके है। अमित शाह के दावे का एक प्रमुख आधार बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच फिर से गठबंधन होना है। तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की घोषणा की है, जो राज्य की एक प्रमुख द्रविड़ पार्टी है। यह गठबंधन 2023 में टूट गया था, लेकिन हाल के महीनों में दोनों पार्टियों ने फिर से हाथ मिलाया है। इस गठबंधन का महत्व इसलिए है क्योंकि एआईएडीएमके का तमिलनाडु में मजबूत जनाधार है, विशेष रूप से ग्रामीण और दक्षिणी क्षेत्रों में। साल 2011 और 2021 तक एआईएडीएमके ने लगातार 2 कार्यकाल तक शासन किया और 2021 के चुनाव में भी उसने 66 सीटें जीती, जो उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनाती है। अमित शाह ने इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी के साथ केवल दिल्ली में मुलाकात ही नहीं, बल्कि उनके चक्कर में बीजेपी के स्टार लीडर बन चुके प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई की बीजेपी ने बलि भी ले ली। दरअसल अन्नामलई ने पहले एआईएडीएमके को भ्रष्ट कहा था,
जिससे दोनों दलों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हुआ था। अब यह मामला सुलझा लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह गठबंधन डीएमके के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बन सकता है। एआईएडीएमके का ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी तमिलनाडु में मजबूत जनाधार है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो शहरी और मध्यम वर्ग का वोट बैंक इससे आकर जुड़ता है, तो यह डीएमके के लिए खतरा बन सकता है। दोनों दलों के अलग अलग वोट बैंक मिलकर एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11.24% और एआईएडीएमके को 20.46% वोट मिले थे। मतलब दोनों को कुल मिलाकर करीब 32% का वोट शेयर रहा। वहीं डीएमके को अकेले करीब 27% का वोट शेयर मिला। ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि बीजेपी और एआईएडीएमके साथ लड़े होते तो स्टालिन और उनकी पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी होती। डीएमके साल 2021 में सत्ता में आई, उसके बाद भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार की गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू न करना भी स्टालिन के खिलाफ जाता है। इन तमाम मुद्दों पर जनता के आक्रोश को बीजेपी भुनाना चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह ने अपने मदुरई दौरे के दौरान कहा कि बीजेपी डीएमके को नहीं हरा सकती, लेकिन तमिलनाडु की जनता उन्हें हरा सकती है और साल 2026 में बीजेपी तमिलनाडु की सत्ता में एआईएडीएमके के साथ साझेदार होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत।